Hello, good morning. How are you? Okay, as you know, today is 3rd of February. This is first article of Hindu newspaper, putting budget 2023 into perspective. Okay, so as you know, last 31st of February, economic survey reports has come. So uh, it is estimated that GDP growth of 7% in 2022 and 2023, जो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रही है, ठीक है, तो उसने एस्टिमेट किया कि जो 2022 और 2023 में लगभग 7% रही है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है। और जो नॉमिनल जीडीपी की अगर जो ग्रोथ देखा जाए तो जो हमारे यूनियन बजट है उसने अज्यूम किया कि जो 10.5% रहेगा 2023 में। अगर यही देखा जाए जो इन्फ्लेशन रेट रहेगा 4% के आसपास रहेगा, ठीक है। और जो इकोनॉमिक सर्वे की जो बेसलाइन देखा जाए रियल जीडीपी में, उसने प्रोजेक्ट किया 6.5%, ठीक है। और अगर इसका जो कंपैरिजन किया जाए और भी जैसे गवर्नमेंट्स में, यहाँ पे हम ब्रॉडली देखेंगे कि जो यूपी की पहली गवर्नमेंट, पहला जो 2009 से 2014 तक में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, इंडिया की फर्स्ट टर्म में की जो गवर्नमेंट थी, सेकेंड टर्म में, ये सारी चीज़ में हम कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि देखा जाए कि जो हमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, जो इसमें एस्टिमेशन आया है हमारा, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और मेनली अगर देखा जाए तो जो इसका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि रोड हो गया, रेलवेज हो गया, ठीक है, पावर प्लांट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा। अगर यही देखा जाए जो हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स कहाँ पे देखने को मिला, जैसे कि ये हो गया, सब्सिडीज़ हो गया, सब्सिडीज़ ऑन फूड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। और ये इंटरेस्ट सब्सिडीज़ हो गया, ठीक है। और ये अगर जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स में देखा जाए, मनरेगा हो गया, तो इन सब में हमें काफ़ी ज़्यादा जो रिड्यूस्ड देखने को मिलेगा ट्रेंड, ठीक है। जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए यूपीए गवर्नमेंट में कितना था, 15% के आसपास था। अगर ये 2015 से 2019 तक में एनडीए के उसमें गवर्नमेंट में देखा जाए 12.8% रहा है। तो ये मतलब ये 15 से लेकर के जो एक्सपेंडिचर था, टोटल एक्सपेंडिचर था, हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अगर इस समय जो एस्टिमेशन दिया जा रहा है 2023 और 24 में, वो 14.9%, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ कि कम हुआ, जैसे कि रिवाइज जो हमारा 2023 में था, ठीक है, वो 15.3% था, ठीक है। और जो 2023 में, और इसमें जो हमारा बजट एस्टिमेट है 14.9% है, ठीक है। और जो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रहा कि जैसे कि 2009 से और 2013 तेरह चौदह में कितना, तो 13-14 के पहले कितना रहा कि ये 1.8% रहा। और यही जो एनडीए की फर्स्ट गवर्नमेंट आई, ठीक है, फर्स्ट टर्म वाली गवर्नमेंट आई 2014 से 19 तक में, तो वो कितना रहा, उसका 1.7 रहा। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला, डिक्रीमेंट देखने को मिला था। अगर जैसे देखा जाए तो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसमें भी काफ़ी जो माइन्यूट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला, जैसे कि विच वॉज 2% ऑफ जीडीपी ऑन एवरेज अंडर द यूपीए सेकेंड गवर्नमेंट। अगर यूपीए की जो सेकेंड टर्म की गवर्नमेंट थी वो कितनी थी, तो 2% के आसपास थी। लेकिन जो 1.6% किस में था, जो एनडीए का फर्स्ट टर्म गवर्नमेंट है, मतलब 2 से 1.6, मतलब इसमें भी हमें डिक्लाइन देखने, ठीक है, हैज़ फॉलन टू 1.5। और ये जो और ये फर्दर कितना जो 2022 और 23 में देखा जाए तो 1.5, मतलब फर्दर इसमें डिक्लाइन देखने को मिला। एज प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी वाइल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर सीम्स टू हैव इंक्रीज्ड। और अगर देखा जाए कि जैसे जो एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर में, तो वो ड्यूरिंग जो एनडीए के सेकेंड टर्म की गवर्नमेंट थी उसमें इंक्रीज देखने को मिला, माइन्यूट इंक्रीमेंट देखने को मिला, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ पीएम किसान कैश ट्रांसफर, ठीक है। ये जो इसमें एग्रीकल्चर में मेनली कहाँ से देखा था, जो 2023 में जो पीएम किसान कैश ट्रांसफ़र था, तो वहाँ से जो ये स्कीम थी उसके थ्रू हमें काफ़ी मतलब मार्जिनली क्या देखने को मिला था, इंक्रीमेंट देखने को मिला था एग्रीकल्चर सेक्टर। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज़ रिड्यूस्ड क्वाइट सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू यूपीए सेकेंड एरा गवर्नमेंट। अगर यूपीए की जो सेकेंड एरा की गवर्नमेंट थी, तो अगर उससे कंपेयर किया जाए तो इसमें जो रिड्यूस देखने को मिला, जो एजुकेशन में अगर देखें कंपेयर किया जाए यूपीए सेकंड की एरा की गवर्नमेंट से, हमें रिड्यूस देखने को मिला। कारपोरेट टैक्स में अगर देखा जाए तो इसमें भी हमें रिड्यूस देखने को मिला। अगर यही देखा जाए कि जो कारपोरेट टैक्स कलेक्शन था, ठीक है, ये यूपीए सेकंड एरा की गवर्नमेंट में वो 3.7% के आसपास था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पहले कितना 3.3% ये डिक्रीमेंट हुआ इसमें, जब
एनडीए की फर्स्ट टर्म की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद फर्दर ये क्या हो गया कि 2.3% आ गया 2020 और 2021 में। कितना ये, पहले देखो कितना था, पहले 3.7 था यूपीए की गवर्नमेंट में, यूपीए की गवर्नमेंट, फिर ये 3.3% आ गया फर्स्ट एनडीए की फर्स्ट टर्म गवर्नमेंट, ये फर्दर डिक्लाइन हुआ 2.3%। ठीक है, ये 2020 और 21 में, ठीक है, फॉलोइंग द शार्प कारपोरेट टैक्स कट, क्योंकि ये 2019 में क्या हुआ था कि जो ये टैक्स कट इंट्रोड्यूस हुआ था कारपोरेट सेक्टर में। ठीक है, द पोस्ट पैंडमिक रिकवरी हैज़ लेड टू द इनहांस टैक्स कलेक्शन। और जब रिकवरी के लिए, जब जैसे ही कि जब पैंडमिक एरा ख़त्म हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उसका रिकवर करने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्डन, जो टैक्स था, टैक्स का जो बर्डन था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए कारपोरेट सेक्टर में इतना ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला टैक्स कट, उसकी वजह से टैक्स कट देखने को। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कितना कि बट कारपोरेट टैक्स कलेक्शन रिमेन, और अगर जैसे कि उसके बाद तो हमें क्या, रिकवरी के लिए हमें जो टैक्स टैक्स कलेक्शन था उसको इन्हांस कर दिया, लेकिन अगर कारपोरेट सेक्टर में देखा जाए तो ये रिमेन 3.1% रहा है। ठीक है, 2022 और 2023 में। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम पर्सनल इनकम टैक्स बिकमिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू द कारपोरेट टैक्स। अगर जैसे कि देखा जाए जो पर्सनल रेवेन्यू इनकम टैक्स है, ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स और जो कारपोरेट टैक्स है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहे हैं। ठीक है, देखो, कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स द रिग्रेसिव टैक्सेशन regime which perhaps compelled the finance ministers to compel the few concessions to income taxpayer। और जो इनकम टैक्स इस समय क्या है कि जो इसकी वजह जो टैक्स बर्डन रहा है प्रीवियस ईयर्स में, जैसे कि 2022 और 2023 में, पोस्ट पैंडमिक फेज में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इस समय जो 2023 और 2024 में होगा, तो उसमें कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे, जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही शॉर्ट समरी है। तो हम सेकेंड आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड आर्टिकल है, फायर एंड आइस। तो यहाँ पे लद्दाख में क्या है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। आप अगर देखा जाए कि इसका बैकग्राउंड, तो 2019 क्या हुआ था, तो यूनियन टेरिटरी स्टेट था, इसको कश्मीर से, जो जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद से क्या हुआ कि जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी, ठीक है, तो जो उनके बीच में जो लोकल पीपल्स थे, वहाँ के बुद्धिस्ट रीजन्स थे, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा, जो पहले तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली इंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका जो एरिया आया, और जो ब्यूरोक्रेसी का वर्क करने का तरीका वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो तनाव देखने को मिला, लद्दाख के जो लोग थे। ठीक है, तो उसके बाद पहले क्या होता था कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो था, पहले तो जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आता था। तो पहले क्या होता था कि इनको आर्टिकल जो हमारा 370 था उसके अंदर को जो स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि ये लोग जो हैं, जो लद्दाख के लोग हैं, तो ये क्या डिमांड करने लगे आफ्टर क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये करने डिमांड करने लगी जो आर्टिकल जो 244 है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो, ठीक है, तो उसके अंतर्गत अंतर्गत इंक्लूजन वो भी चाह रहे हैं कि जो लद्दाख है, जो तो जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसके अंतर्गत आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद वो ये चाह रहे हैं, तो उनकी ये मेनली ये डिमांड्स है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि लद्दाख केम अंडर द ब्यूरोक्रेसी। अब 2019 के बाद क्या हो गया, जैसे कि क्रिएशन हो गया, तो उसके बाद जो लद्दाख है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या, द लोकल पॉपुलेशन फाउंड्स टू बी हॉस्टाइल एंड इरिस्पॉन्सिव। उसके बाद जो लोकल पॉपुलेशन थी वहाँ की, तो वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी देखने को मिले, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट टसल बिटवीन द लोकल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टू हिल्स, मेनली कारगिल एंड लेह। और जो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके ज़्यादा, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, सॉरी जो लोकल्स थे और जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बीच में जो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी देखने को मिली, और जो भी टसल्स था वो भी देखने को मिला। ठीक है, द ब्यूरोक्रेसी ओनली वाइडन ओवर द मंथ्स। और जो कुछ ही महीनों में क्या हुआ कि जो ब्यूरोक्रेसी था वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई। ठीक है, द लेह पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बॉडीज फ्रॉम द LAB। और उसके बाद जो लेह की जो पॉलिटिकल और रिलीजियस बॉडीज थी, ठीक है, तो उन्होंने एक बॉडी बनाया, उसका क्या नाम था, लेह एपेक्स बॉडी, 2020 में बनाया।
और उसको हेडेड कौन कर रहे थे, जो बीजेपी लीडर्स थे वो हेड कर रहे थे। और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थुप्स्तान, ठीक है, चियांग, ही इज ऑल्सो द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इन्फ्लुएंशियल लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन। और ये जो एलेबी था, जो ये कौन हेडेड कर रहे थे इसको, तुप्सान कर रहे थे, ठीक है। इन और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हो गया, ठीक है, सिया मुस्लिम्स एफिलिएटेड सेमिनरीज हो गए, ठीक है, ये क्या किया कि ज्वाइन हैंड्स इन दिसंबर 2022 फॉर्म द कारगिल डेमोक्रेटिक, ये सब मिलके क्या बनाए, केडीए बनाए, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस थी, ठीक है। कारगिल अनलाइक ले इज फॉर रीज्वाइनिंग विद द अर्सवाइल जेएनके। और ये जो अगर देखा जाए, जो कारगिल था, कारगिल किस लिए था, जो रीज्वाइनिंग चाहता था, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है, रिस्टोरेशन एक्ट, तो ये क्या चाह रहा था कि जो पहली बात तो रिस्टोर किया जाए जो जेएनके स्टेट पहले था, और जो आर्टिकल जो स्पेशल स्टेटस मिलता था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, तो ये चाह रहे थे, लेकिन लेह ये नहीं चाह रहा था, ठीक है। और कारगिल लेकिन ये चाह रहे, कारगिल का मेन मोटिव था कि जो जेएनके था पहले जो उसको रीस्टोर किया जाए, और आर्टिकल 370 को भी रिस्टोर किया जाए। अगर उसके बाद देखा जाए जो इनका पॉलिटिकल स्टैंड्स जो थे, वो डिफरेंसेस होने के बाद भी जो एलएबी और केडीए को देखा जाए तो ये इस समय टुगेदर है, ठीक है, एक साथ है ओवर द कॉमन गिल। अब इनका क्या है डिफरेंसेस, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, पॉलिटिकल स्टैंड्स थे, वो डिफरेंस थे, लेकिन अब इनका जो कॉमन गोल्स है, ठीक है, उस पर ये लोग एक साथ खड़े हुए। दे हैव पुट द फोर क्वेश्चंस, उसके फोर मेजर डिमांड्स। उसके बाद क्या होगी, जो सेंटर के सामने इन्होंने चार डिमांड रखी, विच इंक्लूड्स द रिस्टोरेशन ऑफ फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल। ये पहला क्या चाहते हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ डिमांड्स, जो फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड है, अब ये जो यूटी है, यूटी को हटा के जो स्टेटहुड को ये दे, स्टेटहुड का जो दर्जा है वो प्रोवाइड करें, और जो सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर का जो इंक्लूजन चाहते हैं वो इनको मिल जाए, सेपरेट लोकसभा सीट मिल जाए ले और कारगिल के लिए, ठीक है, और जो जॉब क्रिएशन है लोकल्स के लिए वो हो जाए, ठीक है। दे डिस्क्राइब द डिमांड्स एज की टू प्रोटेक्टिंग लद्दाख आइडेंटिटी। और ये क्यों चाहते हैं ये, और ये बोलते हैं कि जो लोकल्स हैं लद्दाख के, उनकी जो आइडेंटिटी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिमांड्स है उन्हीं के लिए रखी गई हैं, ठीक है, और जो कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है, और जो वहाँ का फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है वो, तो उसको भी देखते हुए जो ये डिमांड्स है लाई गई हैं। द सेंटर अपीयर्स टू बी इन अ बाइंड एज द टू कमिटी it appointed to reassure the local population have made the headway in the last 2 years। और अगर देखा जाए कि दो कम्युनिटी जो कमिटीज है उनको सेटअप किया गया था, ठीक है, और वो इस समय काम भी चल रहा है, तो उसके अंतर्गत जो भी होगा, तो जो सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी और कर रही है, ठीक है। इनफैक्ट द सेकेंड कमिटी अपॉइंटेड दिस ईयर अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय हैज़ डीपेंड द लोकल। लेकिन अगर जो सेकंड कमेटी थी तो उसके बाद क्या होगी, जो नित्यानंद राय थे उसको हेडेड कर रहे थे, जो उनकी वजह से क्या होगी, जो सेकंड कमेटी के बाद जो लोकल जो पॉपुलेशन थी उनके अंदर जो एंगर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, एज इट हैज़ नो मैंडेट टू एड्रेस द इशू बीइंग रेज्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि उसके बाद क्या हो कि जो नो मैंडेट, और उसके बाद जो इशू था वहाँ से जो इशू रेज हो रहे थे, तो उसमें ऐसा कोई मैंडेट जो था इशू रिजॉल्व करने का, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए जो लोकल्स में एंगर उनके बीच जो बढ़ गया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। लद्दाख विटनेस्ड अ मेजर मिलिट्री इनकर्जन फ्रॉम चाइना, और चाइना से अगर देखा जाए तो 2022 में जो लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा जो मिलिट्री इनकर्जन भी देखने को मिला था, जस्ट 10 मंथ आफ्टर JNK स्पेशल राइट्स वॉज स्क्रैप्ड। उसके बाद से 2020 उसके बाद मतलब जस्ट अगर देखा जाए जो 2019 में क्या हुआ, स्पेशल राइट्स मिला, ठीक है, जो यूटी के माध्यम से, मतलब यूटी दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया लद्दाख को, ठीक है, जो स्पेशल जो JNK को स्पेशल राइट्स मिलता था, ठीक है, तो वो भी छीन लिया गया। तो उसके बाद 2020 में क्या देखने को मिला, मिलिट्री इनकर्जन देखने को चाइना का, ठीक है। And erstwhile state divided, that conflicts remains unresolved. In the absence of drastic measures to assure the local people by meeting their genuine demands, the region will only remain embroiled to the advantage of those in it। ठीक है, तो ये हमारा मेनली पहला आर्टिकल रहा, ठीक है, सॉरी सेकंड आर्टिकल्स रहा। तो मूव करते हैं थर्ड आर्टिकल पे। तो ये थर्ड आर्टिकल है, ट्रेडिंग मोर विद इन एशिया मेक्स इकोनॉमी, ठीक। तो IMF ने अभी हाल ही में अपनी एक
एस्टिमेशन जारी किया और एक वार्निंग जारी किया। उसने बताया कि IMF ने बताया कि जो 2022 और 2023 में, तो 2022 मतलब जो 2023 में जो ग्लोबल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो 2022 में अगर देखा जाए तो ये 5.4% रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2.4% 2023 में देखने को, ठीक है। और इसके पीछे मेजर रीज़न दिया है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर रहा है, ठीक है, जो ग्लोबल सप्लाई काफ़ी ज़्यादा, जिससे क्या होगी, जो ग्लोबल सप्लाई रही है, सप्लाई चेन रही है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, ठीक है। और जो कोविड 19 वेरिएंट्स थे उनको टैकल करने में जो भी इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ये तीन मेजर रीजन, दो मेजर रीजन्स देखने को दिया IMF ने। और उसके बाद बताया कि अगर साउथ एशिया को अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखा जाए ट्रेड के लिए तो ईस्ट एशिया रहेगी। अगर इसको कंपैरिजन, जैसे कि इंडिया ने, जो इंडिया की एक पॉलिसी है, लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट, ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इंडिया के लिए, ठीक है। अगर यही कंपेयर किया जाए कि जो लुक ईस्ट, सॉरी, ईस्ट एशिया से जो ट्रेड रहा है 1990s से अगर देखा जाए तो 2018 तक, ये लगभग $332 रहा है। और इसमें जो पेस देखने को मिला है, ये 10% का पेस देखने को मिला है, ठीक है, एनुअली। और ये 1990s थे और 2018 तक में $332 बिलियंस का जो कलेक्शन रहा है, इतना रहा है, ठीक है। और ये कुछ ही समय में ये कितना रीच हो सकता है, 500 बिलियन रीच हो सकता है, ठीक है। और देखा जाए जो FTA हैं यहाँ पे इन ईस्ट ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के बीच में, तो लगभग दो तीन हैं, लेकिन जो इनकी जो संभावना है 30 तक पहुँचने की, 2030 तक पहुँचने की संभावना है, ठीक है। इन एडिशन रीजनल ट्रेड इन एशिया इज रिकवरिंग आफ्टर कोविड 19। और अगर रीजनल में देखा जाए, ठीक है, जो एशिया का ट्रेड है ये काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो रहा है, अगर आफ्टर पैंडमिक फेज देखा जाए, हैज़ ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर साउथ एशिया। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं साउथ एशिया के लिए भी ओपन कर दिया है, ठीक है। इन पार्टिसिपेटिंग ग्लोबल वैल्यू चेंज एंड सर्विस, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो साउथ एशिया है उसके लिए जो ईस्ट एशिया में अपॉर्चुनिटीज़ है ग्लोबल वैल्यू चेन से रिलेटेड और सर्विस ट्रेड से रिलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई, ठीक है। स्टेप बिगनिंग विद टैक्स रिफॉर्म्स कैलिब्रेशन। उसके बाद क्या है कि अगर सबसे पहले क्या देखा जाए कि अगर इनको अपॉर्चुनिटीज़ को टैकल करना है, ठीक है, तो क्या होगा कि इनको सबसे पहले टैक्स में, जैसे टैक्स में रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन अक्रॉस एशिया कैन बी इनकरेज्ड बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग बैरियर्स। अब अगर इनको रीजनल ट्रेड को जो इंटीग्रेशन है इसको पूरी एशिया में क्या करना है, अगर इनको इनकरेज करना है, तो इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो बैरियर्स हैं, ठीक है, गुड्स और सर्विस से रिलेटेड, जो भी इससे गुड्स और सर्विस के ट्रेड से रिलेटेड, इनको क्या करना पड़ेगा, बैरियर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। इम्पोर्ट टैरिफ एंड मर्की नॉन टैरिफ measures have risen in several South Asian economies since 2018 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 ग्लो। और अगर 2008 से देखा जाए, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद से जो इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं और जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं, उनको उनमें काफ़ी ज़्यादा हमें जो हाइक है देखने को मिला था, ठीक है, हैड नेवर रिवर्स। और उसके बाद से क्या हुआ कि उनके बाद 2008 के बाद क्या हुआ कि इसके बाद कोई इसमें रिवर्सल देखने को हमें नहीं मिला, ठीक। टू गेट बियॉन्ड दिस साउथ एशियाज ट्रेड opening should be calibrated with tax reforms as trade tax account for much of the government revenue in some economies। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले इन्हें क्या करना पड़ेगा, अगर साउथ एशिया को ट्रेड करना है, ठीक है, तो इनको सबसे पहले टैक्स जो है, टैक्स में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। Adjustment financing to lasting sectors to relocate factors of productions and retaining of workers is also essential to promote gains from trade and mitigate income uh, inequality। इसके बाद अगर क्या है कि अगर इनको जो फाइनेंशिंग है, ठीक है, जो जो एडजस्टमेंट फाइनेंशिंग है, जो लूजिंग सेक्टर्स हैं, मतलब जो लूज हो रहे हैं, तो उनको क्या करने को ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ताकि जो उनका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको रीलोकेट करें, और जो क्या कर सके, जो रीट्रेनिंग कर सके, जो वर्कर्स हैं वहाँ की ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट हो सके। ये भी क्या रहेगा कि जो प्रमोशन है गेंस का, ठीक है, तो जो गेंस है ट्रेड के थ्रू और जो
आएगा तो इसको भी प्रमोशन मिलेगा, टी प्रमोट होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो इनइक्वालिटी है वो भी, जो इनकम इनइक्वालिटी है वो भी मिटिगेट हो जाएगी, ठीक है। अगर सेकंड में देखा जाए, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और दूसरे में अगर देखा जाए, जो इम्प्रूवमेंट है, जो परफॉर्मेंस, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी इम्प्रूव होना चाहिए। और एंड इन्वेस्ट इन सर्विस। और उसके बाद क्या है कि जो इन्वेस्ट इन सर्विस, SEG टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो सेकंड में क्या है कि जो सबसे पहले हमें जो SEG की परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए कि जो सर्विस है SEG टू फैसिलिट, और जो हमें सबसे फिर उसमें इन्वेस्ट हमें किस में करना चाहिए, जो सर्विस है जो फैसिलिटेट करती है इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग और एक्सपोर्ट्स को, उनको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। और दूसरे जैसे उसके बाद साउथ एशिया हैज़ ओवर 600 SEGD इन ऑपरेशन। अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो 600 से ज़्यादा के आसपास जो SED है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। तो इतने हैं, जैसे कि कोची में, इंडिया में हो गया, कोची में हो गया, इंडिया में कोची हो गया, पाकिस्तान में गवादर हो गया, बांग्लादेश में हो गया मिरसराय हो गया, ठीक है, श्रीलंका में हो गया हमनटोका। तो ये क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ठीक है। एशिया में लगभग 600 से ज़्यादा हैं, ठीक है। हाउएवर दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैव, एक मिनट, have variable records in terms of exports and job and fostering domestic linkage। और अगर इनमें इन सब में SEG में देखा जाए तो इनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिली है, जैसे एक्सपोर्ट्स हो गया, जॉब क्रिएशन हो गया और डोमेस्टिक लिंकेज हो गया। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो वेरिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कंपिटेटिव फिजिकल इंसेंटिव ओनली मैटर ऑन द मार्जिन इन द लोकेशनल डिसीजन ऑफ मल्टीनेशनल। तो यहाँ पे मेनली ये दिया, अगर जैसे कि ब्रॉडली हमें और भी चीज़ें जैसे कंसीडर करना है, जैसे सबसे पहली बात तो इम्प्रूविंग SEGD प्रोसेस जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रोसेस है इनको इम्प्रूव करना चाहिए। आउटकम्स इन साउथ एशिया रिक्वायर इंश्योरिंग। और जो जो साउथ एशिया में सबसे पहले जो आउटकम्स हैं, उसके उससे आउटकम्स हमें कैसे मतलब इन्हांस हो सकती है, तो इन्हांस माइक्रो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमें सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा साउथ एशिया में, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या इंश्योर करने पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें हों, फिर हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हमारी जो इम्प्रूवमेंट है SEG में है, और जैसे कि आउटकम्स हैं वो हमें काफ़ी बड़ी बेहतर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि और फिर हमें और इससे ज़्यादा क्या करने का, जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, गुड गुड प्रैक्टिसेस होना चाहिए। जो पॉलिसीज़ हैं उनको, जो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स के टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स होना चाहिए, ठीक है, प्रोवाइडिंग रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। और जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनको रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे 5G ब्रॉड सेलुलर डेटा है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ों से क्या करने पड़ेगा, उनको इंश्योर करना पड़ेगा, जो भी SEZ है, ठीक है। और भी जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें उसको इंश्योर करनी पड़ेगी। और जैसे कि वर्कर्स हैं, वर्कर्स की स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो अपग्रेड करे वर्कर्स को, ठीक है। तो ये मेनली इसके पीछे वो रहेंगे, वे रहेंगे, ताकि क्या हो कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो ईस्ट एशिया में क्या करे, क्या हो सके, काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा देखने को मिले, ठीक है। थर्ड में क्या है कि जैसे परस्यू कॉम्प्रहेंसिव FTA दैट इवेंचुअली लीड टू रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। उसके बाद क्या है कि जो हमें जो FTA हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, अगर फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट हो जाएंगे, उसके बाद हमारे हमें क्या होगा, जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी, टू प्रोवाइड फॉर अ रीजनल रूल बेस्ड ट्रेड टू इंश्योर अगेंस्ट राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म। इसके साथ क्या हो कि जैसे कि FTA, काफ़ी ज़्यादा जो FTA हो जाएंगे, उसके बाद हमें RCEP देखने को मिलेगा, जो इकोनॉमिक रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। उसके बाद हमें क्या होगा, जो प्रोटेक्शनिज्म से अगेंस्ट है, जो भी क्या हो जाएगा, रूल बेस्ड हमारा ट्रेड हो जाएगा, रीजनल रूल बेस्ड क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेड हो जाएगा। विथ साउथ एशिया इज अ लेट कमर टू द FTA व्हेन कंपेयर टू द ईस्ट एशिया। अगर सबसे पहले देखा जाए तो साउथ एशिया क्या है, साउथ एशिया में जो FTA का चलन आया वो बाद में आया, अगर इसको ईस्ट एशिया से कंपेयर किया जाए। इट हैज़ मेड अ स्टार्ट विद द जापान इंडिया। और इसकी स्टार्ट देखा जाए, जो जैसे कि साउथ एशिया में जैसे जापान हो गया, ये इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये हो गया FTA आए, फिर श्रीलंका और सिंगापुर FTA आया, ठीक, पाकिस्तान इंडोनेशिया फिर ये FTA है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। अब जैसे कि RCEP जो मेंबरशिप है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, बट इन द डेविल इन द डिटेल्स, ठीक है। साउथ एशियन इकोनॉमिक्स नीड टू इम्प्रूव टैरिफ प्रेफरेंस,
सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो साउथ एशियन इकोनॉमीज है उनको जो टैरिफ प्रेफरेंसेज है उनको इम्प्रूव करना चाहिए। यूज बाई बेटर प्रिपेयरिंग बिजनेस इन नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स रूल्स ऑफ ऑरिजिन इन। तो इनको पहले क्या करना चाहिए कि जो बेटर प्रिपेयरिंग बिजनेस इन नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स रूल अब, और जो एफटीए से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि इनको जो रूल्स है उनको रिलायबल मतलब रूल्स को स्ट्रांग नहीं कम स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, ठीक है, including issues relevant to the global change in futures. Although India opted out of RCEP, तो उसके बाद क्या हो कि जो 2019 में क्या हो कि जो आरसीईपी है, ठीक है, वो इंडिया आरसीईपी की टॉक से बाहर हो गया था। द डोर इज़ ओपन टू, और इसके बाद भी क्या हुआ कि जो ज्वाइन होने के लिए इंडिया के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया हैज़ कंक्लूडेड एफटीए विद द यूनाइटेड, और 2020 में अगर एफटीए देखा जाए तो इंडिया का यूनाइटेड अरब अमीरात से रहा है और ऑस्ट्रेलिया से रहा है, ठीक है। द कॉन्फिडेंस गेन फ्रॉम दीज कैन हेल्प प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। इसके बाद देखा हो सकता है कि जो एक मतलब जो संभावना है कि आरसीपी ज्वाइन हो सकती है, ठीक है। तो रीबूस्ट बूस्ट द बिजनेस competitiveness इन सप्लाई चेन एंड foster ग्रेटर रेगुलेटरी कोहेरेंस विद ईस्ट। के बाद क्या हो सकता है जो सप्लाई चेन है, ठीक है, और जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा जो साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा कोहेरेंस हो सकता है, ठीक है। अगर जैसे इन इंडिया ज्वाइन आरसीईपी, उसके बाद क्या होगा कि द रेस्ट ऑफ एशिया में भी इंसेंटिवाइज टू ज्वाइन आउट ऑफ फियर। और उसके बाद क्या होगी, जैसे कि इंडिया ज्वाइन होगा, जाहिर सी बात है इंडिया इतनी बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक मार्केट है, सॉरी डोमेस्टिक मार्केट है। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा को जो और भी जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो फियर में है अभी भी, तो वो क्या हो जाएंगे, निस्फिक्र हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ, उसके री इन्वेंटेड ट्रेड फोकस्ड बे ऑफ बंगाल, ठीक है, री इन्वेस्टेड ट्रेड फोकस्ड बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड कैन फैसिलिटेट स्ट्रॉन्गर ट्रेड टाइज एंड सपोर्ट इंटरफेस्ट ऑफ द स्मॉलर मेंबर। और जो भी स्मॉलर मेंबर्स हैं इसमें दोबारा से जो भी मिस्टेक है तो ठीक है, तो दोबारा से री इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वो इससे भी क्या हो जाएगा, उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक। और जैसे कि इनएक्टिविटी इन द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क मींस दैट इंडिया इज लेइंग इम्पैक्ट। और जो इसका जो सार्क का डिक्लाइन अगर देखा जाए तो जैसे जैसे डिक्लाइन हो रहा है, और बिम्स्टेक का जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया का जो इम्फेसिस बिम्स्टेक में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो सार्क है उसका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। री इन्वेस्टिंग बिम्स्टेक रिक्वायर बेटर रिसोर्सिंग इट्स सिक्योरिटी। और जो री इन्वेस्टिंग अगर देखा जाए बिमस्टेक की, तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे रिसोर्सिंग हो गया, रिसोर्सिंग इट सिक्रेटेरिएट कंक्लूडिंग द लॉन्ग रनिंग बिमस्टेक एफटीए। उसके बाद क्या होगी, जो लॉन्ग रनिंग एफटीएज हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्डिंग ट्रेड कैपेसिटी इन स्मॉलर इकॉनमी, ठीक है, जो स्मॉलर इकॉनमीज है उनका जो ट्रेड है, ठीक है, उसको बिल्डिंग ऑफ ट्रेड हो जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग द डबल डायलॉग पार्टनर स्टेट इनकरेज ओपन रीजनलिज्म। और रीजनलिज्म में क्या है कि जो पार्टनरशिप है उसका भी जो डायलॉग्स हैं उसके बीच में वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये रहा मेनली सेकेंड आर्टिकल रहा, हमारा थर्ड आर्टिकल रहा, ठीक है।